नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एसएससी किसका साथी? सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे? एसएससी सीजीएल जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, इसका एनालिसिस देखेंगे। साथी, आज आपको हम पहले ही क्लियर कर दें कि आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। आज संडे है साथी, आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, कल बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर सस्ते नशे करके बैठते हैं और आज एग्ज़ाम नहीं था, आपने बता दिया। तो उन साथियों से निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखा करिए। मैं शुरुआत में ही बता देता हूं जिस दिन एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, ठीक है साथी। तो आज आपका टीयर 2 यानी सीजीएल का कोई एग्ज़ाम नहीं है, संडे है। और कल से आपका पुनः एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जो 6 और 7 को चलेगा, ठीक है। उस सभी का हम एनालिसिस लेकर के आएंगे। और आज हम देखेंगे आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है आपका कल और परसों, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है साथी। तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम क्या देखेंगे? आज है साथी 5 मार्च, और आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई एग्जाम नहीं है साथी। क्या तो बता दूं, आपका कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लेकर आए हैं, ठीक है साथी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं साथी आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हम आज क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहले ही क्लियर कर दूं, आज क्लास नहीं है, ठीक है साथी। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि आप सर ने सस्ते नशे कर लिए हैं, क्लास नहीं थी फिर भी आपने बना दी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्लास पूरी नहीं देखी थी। कृपया पूरी देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं साथी आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, अगर कुछ सीखना है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा मोटिवेशन कोड, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। क्या साथी? अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। यानी कि आपने अभी तक जो पहले आपकी गलतियां हुई हैं पिछले एग्जामों में, जो एग्जाम आपके क्लियर नहीं हुए हैं, उनसे आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उनका सुधार करके हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है साथी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है साथी? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की प्रबल संभावना है साथी, क्योंकि आप सभी को पता होगा यूएन के द्वारा 2023 को, वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है? तो मिलेट यानी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यदि पूछे साथी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर साथी? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहाँ पर हो जाएगा आपका? तेलंगाना में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है साथी? तो याद रखेंगे, अभी आपको बताया वर्ष 2023 को बाजरा या मोटे अनाज, मिलेट का वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। किसके द्वारा? तो साथी यूएन के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा या मोटे अनाज, जिसे हम मिलेट कहते हैं, इसी का वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीजीएल में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है साथी। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो मिलेट है साथी, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोटा अनाज है जो साथी, वो बजट 2023 में, क्या साथी? बजट 2023 में इसे भारत सरकार के द्वारा वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज या मिलेट उत्कृष्टता केंद्र आपका हैदराबाद में खोला जाएगा। जो आपका हैदराबाद में इसका मुख्यालय है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का, ये आपका क्या है साथी? तो इसमें यहाँ पर आपका उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। मिलेट या मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो याद रखेंगे हैदराबाद में, इसलिए ये मुख्यालय इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मुख्यालय हो जाएगा आपका? हैदराबाद में। 2023 को इसका मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है यूएन के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो बजट 2023 की घोषणा हुई है हाल ही में, इसमें वैश्विक स्तर पर एक उत्कृष्टता केंद्र भी हैदराबाद में खोला जाएगा। किसका? तो मोटे अनाज यानी मिलेट का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे बजट 2023 में इसको, मोटे अनाज को क्या कहा है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसको साथी श्री अन्न कहा है। क्या साथी? जो आपका मोटा अनाज यानी मिलेट है, इसको बजट 2023 में क्या कहा गया है? तो श्री अन्न कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, इसके आने की प्रबल संभावना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, श्री अन्न कौन सा अन्न है? तो आप याद रखेंगे ये कैसा हो जाएगा? मिलेट यानी कि मोटा अनाज या फिर बाजरा, इस तरह से जो भी होता है मोटा अनाज वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रख लेंगे इसको, श्री अन्न किसको कहा गया है? मोटे अनाज को कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और हैदराबाद में बाजरा
अनुसंधान संस्थान है और यहीं पर वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन है साथी अमृत धरोहर योजना। क्या साथी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भारत में अभी 2022 से 2047 तक क्या चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी कि अमृत काल चल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो याद रखेंगे अमृत धरोहर जो योजना है इसका संबंध किससे है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप याद रख लेंगे जो आपकी अमृत धरोहर योजना है साथी, क्या अमृत धरोहर योजना, तो याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित आर्द्र भूमि, क्या साथी आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आर्द्र भूमि जिसे हम क्या कहते हैं, रामसर साइट कहते हैं, क्या साथी, तो याद रखेंगे रामसर साइट कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा इसको आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु, क्या साथी संरक्षण हेतु क्या किया गया है, तो अमृत धरोहर योजना को शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है, इसको याद रख लेंगे अच्छे से। किसके तहत, तो याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु, यानी कि रामसर साइट संरक्षण हेतु क्या कौन सी योजना शुरू की गई है, तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथी याद रखेंगे जो आपका रामसर नामक स्थान है, ये रामसर साइट है, ये कैसे बनी, तो इसका एक इतिहास रहा है साथी, क्या रहा है इतिहास। 2 फरवरी 1971 को ईरान में, कहां पर साथी, ईरान देश के रामसर नामक स्थान पर क्या होता है, तो आर्द्र भूमि के लिए एक संरक्षण हेतु क्या होता है, सम्मेलन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर क्या होता है, आर्द्र भूमि हेतु एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में क्या किया जाता है, जो आपकी आर्द्र भूमि है, यानी कि रामसर साइट है, इनके संरक्षण हेतु एक सम्मेलन किया जाता है। और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं, वैश्विक स्तर पर क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। सभी को पता होगा आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं, तो क्योंकि 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर ईरान के रामसर में क्या हुआ था, आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं वैश्विक स्तर पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे साथी, आपके दिमाग को क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, या भारत पहले उसमें शामिल था या नहीं था, तो याद रखेंगे पहली बार भारत 1 फरवरी, कब साथी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में हिस्सा लिया था। भारत ने कहां पर कब लिया था, तो याद रखेंगे आपका 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में भारत के द्वारा हिस्सा लिया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे पहली बार भारत ने कब हिस्सा लिया रामसर कन्वेंशन में, तो आपका हो जाएगा 1 फरवरी 1982, ठीक है। इसी के तहत भारत में पहली बार चिल्का झील और भरतपुर में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, उसको क्या किया गया था, तो आपका रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट बनी थी, इसी के तहत, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथी पूछ ले भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, तो इसको याद रखेंगे भारत में कुल 75 है, कितनी साथी, आपकी अभी तक कुल 75 रामसर साइट है। और आप याद रखेंगे अब उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक हो गई है, कितनी साथी, तो याद रखेंगे जो तमिलनाडु राज्य है इसमें सर्वाधिक रामसर साइट हो गई है, जो आपकी 75 रामसर साइट कुल भारत में स्थित है। और भारत की पहली रामसर साइट कौन थी, तो याद रखेंगे चिल्का झील उड़ीसा वाली, ये पहली आपकी आर्द्र भूमि थी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आपके 10 रामसर साइट है, इनको भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 10 हो जाएंगी, सर्वाधिक आपकी तमिलनाडु में हो जाएंगी लगभग 14 रामसर साइट। इसके अलावा जो आपकी 75 रामसर साइट है ये कुल मिलाकर के भारत में स्थित है। और यदि पूछ ले रामसर कन्वेंशन पहली बार कब होता है, तो 2 फरवरी 1971 को इसका पहली बार आयोजन होता है, और पहली बार भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को हिस्सा लेता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अमृत धरोहर योजना किस लिए शुरू की गई है, ये आपकी अमृत धरोहर योजना शुरू की है रामसर साइट, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछ रहा है WPL, क्या पूछ रहा है साथी, WPL सीजन 1 में बिकने वाली महंगी महिला खिलाड़ी कौन है, क्या साथी, जो आपकी WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग हो रहा है आपका भारत में, पहली बार सीजन 1 का आयोजन हो रहा है, शुरू हो चुका है अभी 4 मार्च से। तो याद रखेंगे इसमें बिकने वाली सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो याद रखेंगे इनका नाम है साथी स्मृति मंदाना, क्या हो जाएगा, स्मृति मंदाना इनका नाम है, ये भारत की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि जो WPL सीजन 1 है इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन हो जाएगी, आपकी स्मृति मंदाना हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। शुरुआती सीजन की बिकने वाली सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और साथी इसको खरीदा किसने है, तो याद रखेंगे RCB ने, किसने साथी, RCB ने। आपके दिमाग क्वेश्चन आना चाहिए सर RCB तो IPL में होता था, हाँ साथी याद रखेंगे RCB, मुंबई इंडियंस और आपकी दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 टीमें आपकी कहाँ पर हैं,
आपकी वोमेन प्रीमियर लीग में भी खेल रही हैं। तो आरसीबी की टीम ने इनको 3.40 करोड़ में खरीदा है। इंपॉर्टेंट है, सबसे महंगी बिची है। कितने में बिची है तो याद रखेंगे 3.40 करोड़ में। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। इसी के साथ अब इसको आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा है, इसको याद रखेंगे। और आरसीबी को ने इनको कप्तान भी बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले कप्तान किसे बनाया है आरसीबी ने, तो याद रखेंगे स्मृति मंदाना को अभी हाल ही में आरसीबी ने कप्तान बनाया है, इनको भी याद रखेंगे। और ये आईपीएल में यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी है। और साथ ही याद रखेंगे बीसीसीआई के इतिहास में, साथ ही बीसीसीआई के इतिहास में पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया, इस तरह के देश आपके महिला प्रीमियर लीग आयोजन कराते थे और भारत नहीं करवाता था। तो इसी के चलते हुए इन्होंने क्या किया, भारत में पहली बार महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की है बीसीसीआई ने, ये भी याद रखेंगे। तो महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कौन कराता है, तो इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे इसके सभी मैच, जो अभी पहला सीजन है इसके सभी मैच मुंबई और नवी मुंबई में खेले जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथ ही आईपीएल, यहाँ पर देखो जब डब्ल्यूपीएल की बात हुई है तो आईपीएल की बात कर लेते हैं। इसका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, तो याद रखेंगे इसका महंगा खिलाड़ी है साथी सैम कुर्रन। क्या नाम है साथी, सैम करन इसका नाम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सैम कुर्रन जो इंग्लैंड का खिलाड़ी है, इसको 18.5 करोड़ में उसने खरीदा है किंग्स पंजाब ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है, 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स की टीम ने इसे खरीदा है। इसका नाम क्या है, तो सैम कुर्रन इसका नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कोलकाता प्रेसिडेंसी में, क्या साथी, कोलकाता प्रेसिडेंसी में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके आने की संभावना है क्योंकि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आपका जो आपका कोलकाता प्रेसिडेंसी थी, इसमें साथी सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी किस अधिनियम के तहत होती है, तो साथी ये आपका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था साथी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर कह सकते हैं इसको 1773 विनिमय अधिनियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रेगुलेटिंग का मतलब ही क्या होता है, तो विनिमय होता है। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार 1774 में। इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ ले एक्ट कब का था, तो 1773 का था। लेकिन यदि पूछे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, तो आपका 1774 में। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1774 में पहली बार आपका सुप्रीम कोर्ट कोलकाता प्रेसिडेंसी में खोला जाता है। और साथ ही याद रखेंगे इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, तो एलिजा इम्फे। क्या नाम है साथी, इनको याद रखेंगे, एलिजा इम्फे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। कौन बनते हैं, तो याद रखेंगे एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और कुल मिलाकर पहली बार इसमें 3 जज थे। कितने साथी, इस जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था कोलकाता प्रेसिडेंसी में, इसमें 3 जज थे। और याद रखेंगे ये बंगाल के अलावा, जो साथी बंगाल था, इसके अलावा उड़ीसा और बिहार, इन राज्यों में की जो समस्याएं थी इसका भी समाधान यही करता था। क्योंकि साथी पहले जो पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, ये सभी राज्य लगभग बंगाल में ही आते थे। तो याद रखेंगे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सभी राज्यों की समस्याओं का समाधान कौन करता था, तो याद रखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी का जो पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था ये करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, तो याद रखेंगे दूसरा न्यायालय भारत में खोला गया था साथी 1800 में। कब, तो याद रखेंगे 1800 में खोला जाता है और मद्रास प्रेसिडेंसी में खोला जाता है। कहाँ पर साथी, तो याद रखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में 1800 में दूसरा न्यायालय खुलता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे तीसरा न्यायालय कब खुलता है, तो 1823 में मुंबई प्रेसिडेंसी में खुलता है। कहाँ पर, तो पहले साथी आपका कोलकाता में खुला, फिर मद्रास में खुला, फिर इसके बाद मुंबई में खुला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहले कोलकाता हो जाएगा, फिर मद्रास हो जाएगा, फिर मुंबई हो जाएगा। पहला आपका 1774 में, उसके बाद 1800 में, फिर 1823 में। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रख लेंगे। तो पहला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कब खुला, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता प्रेसिडेंसी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्फे बने। और इसमें कुल 3 न्यायाधीश थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है राग, जो आपका राग है साथी, मियां मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है राग मियां मल्हार, पुस्तक जो राग है आपका मियां मल्हार, इसके रचयिता कौन है, ये पूछा है आपसे। तो आप याद रखेंगे जो राग मियां मल्हार है, इसके रचयिता साथी माना जाता है तानसेन को। किसको, जो तानसेन है, ये साथी राग मियां मल्हार का रचयिता माना जाता है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी तानसेन कौन था, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। क्या है, तो जो तानसेन था इसका जन्म हुआ था साथी 1500 ईस्वी में। कब साथी, तो याद रखेंगे 1500 ईस्वी में ग्वालियर के मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आपका 1500 ईस्वी होगा, इसको याद रखेंगे। कितना हो जाएगा, तो 1500 ईस्वी में इसका जन्म होता है तानसेन का। कहाँ पर होता है, तो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे कभी कभी इनके बचपन का नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे साथी इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था, तो याद रखेंगे रामतनु पांडे।
और आप लोग याद रखेंगे ये मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक थे। इंपॉर्टेंट है, जो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे उन्हीं में से ये भी शामिल थे। जो आपके रामतनु पांडे यानी कि तानसेन थे, ये आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और उनको बहुत ज़्यादा गाना सुनाया करते थे। ठीक है, तो आपने सुना होगा अकबर बीरबल की कहानी, उसमें कभी कभी तानसेन को भी दिखा देते हैं गाना बजाते हुए। ठीक है, तो वही तानसेन थे, इनके नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का महान ज्ञाता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत है साथी, इसका महान ज्ञाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, यदि पूछे भारत में कुल कितने शास्त्रीय संगीत होते हैं, तो याद रखेंगे एक शास्त्रीय संगीत होता है, एक उपशास्त्रीय संगीत होता है, 3 प्रकार के संगीत होते हैं, एक होता है साधारण संगीत। ठीक है, तो 3 संगीत होते हैं, उसमें एक शास्त्रीय आ जाएगा, एक उपशास्त्रीय यानी कि अर्धशास्त्रीय, और तीसरा आपका साधारण संगीत। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत है, इसी का जन्मदाता किसे माना जाता है, महान ज्ञाता? तो याद रखेंगे तानसेन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 1589 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। 1589 में तानसेन की मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा तानसेन का मकबरा भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। जो तानसेन का मकबरा है साथी, ये ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित है। माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये स्थित है, जो आपका तानसेन का मकबरा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, जो राग मियाँ मल्हार के अलावा याद रखेंगे आपका मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग और दरबारी, ये आदि जो तानसेन के राग रागनियों की रचनाएं थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे तानसेन की और राग रचनाएं कौन सी हैं, तो याद रखेंगे ये आपकी एक मियाँ मल्हार यहाँ पर हो गया आपका, इसके बाद मियाँ सारंग, इसके अलावा दरबारी, ये सभी राग रागनियों की रचना थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त कहां पर चलाया गया? क्या कह रहा है साथी? तो याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त के बारे में पूछा है। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, ये कहां पर चलाया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, अभी सभी को पता होगा भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त कहां पर चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो तुर्की साथी, तुर्की और सीरिया थे, जो तुर्की और सीरिया देश थे, यहाँ पर 6 फरवरी 2023 को एक भूकंप आया था। क्या आया था? 6 फरवरी 2023 को एक भूकंप आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के यानी कि जो बिल्डिंगें होती हैं वो भसक जाती हैं, उनमें दबने की संभावना होती है, बहुत सारे लोग दब जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम था साथी? ऑपरेशन दोस्त था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त इसमें शामिल हो जाता है। तो इसी के तहत भारत सीरिया और तुर्की में सहायता के लिए इसे जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या करता है भारत? तुर्की और सीरिया की सहायता करता है, यानी कि मानवीय सहायता करता है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें भारत सरकार के द्वारा एक निरंतर खोज और बचाव अभियान हेतु मानव सहायता हेतु ऑपरेशन दोस्त को संचालित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सीधा सा संबंध है जो आपका ऑपरेशन दोस्त है, जो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के हेतु इसका क्या किया गया? संचालन किया गया था। वहाँ पर आपकी मानवीय सहायता देना था, बहुत सारे जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे उनको निकालना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे इस भूकंप में जो तुर्की और सीरिया में आया था, लगभग 11,000 लोगों के मारे जाने की क्या मिली है? तो जानकारी मिलती है। ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी को भूकंप आया था, इसमें क्या है? तो 11,000 लोगों के लगभग मारे जाने की वो मिलती है जानकारी। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे कुछ और ऑपरेशन है 2, इनको भी याद रखेंगे। जैसे आपका ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी ऑपरेशन गंगा। क्या पूछ ले? ऑपरेशन गंगा जब रसिया के द्वारा यूक्रेन में मिलिट्री स्ट्राइक की जाती है, तो इस समय भारतीय जो यूक्रेन में फंसे थे, बच्चे पढ़ने गए थे, उनको बचाने के लिए क्या चलाया गया था? तो याद रखेंगे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन दोस्त पूछ ले तुर्की और सीरिया के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति पूछ ले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, और ऑपरेशन गंगा पूछ ले तो ये आपका यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है साथी, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, क्वासियोरकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? क्या पूछा है साथी? क्वासियोरकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो साथी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपकी बायोलॉजी से भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका संबंधित हो जाएगा बीमारी से। ठीक है, अभी तक विटामिन से पूछा जा चुका है और आपका एक उससे भी पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे इससे एक बीमारी से भी याद रख लेंगे जो आपकी क्वासियोरकोर बीमारी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो याद रखेंगे जो प्रोटीन होता है साथी, क्वासियोरकोर जो बीमारी होती है साथी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसकी कमी से हो जाएगी क्वासियोरकोर? आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका साथी एक और अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं एडिमिटस कुपोषण। क्या कहते हैं साथी? जो क्वासियोरकोर है इसी को हम एडिमिटस कुपोषण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
जो इसका दूसरा नाम है क्वासियोरका, इसे क्या कहते हैं, एडिमेटस कुपोसल, ठीक है, इसको इसी रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब क्या होता है साथी, जब आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिले, यानी कि ऊर्जा मिले लेकिन प्रोटीन ना मिले, क्या ना मिले, आपको ऊर्जा तो मिले परंतु प्रोटीन ना मिले, तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपको क्वासियोरकोर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी यदि पूछे प्रोटीन की खोज किसने की थी साथी, क्योंकि प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसकी खोज की थी साथी आर.एस. मुल्डर ने। किसने साथी, आर.एस. मुल्डर के द्वारा 1837 में प्रोटीन की खोज की जाती है। किसकी, तो याद रखेंगे आर.एस. मुल्डर के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1837 में प्रोटीन की, ठीक है। लेकिन 1838 में जेकब बर्जीलियस ने इसका नामकरण प्रोटीन किया था। क्या साथी, जो प्रोटीन की खोज तो मुल्डर कर देते हैं, लेकिन जब इसका नामकरण की बात आती है तो उनका नाम क्या याद रखेंगे, बर्जीलियस याद रखेंगे। क्या, जेकब बर्जीलियस के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका प्रोटीन हो साथी, जो आपका प्रोटीन होता है, इसका निर्माण 20 अमीनो एसिड से होता है। किससे, तो याद रखेंगे 20 अमीनो एसिड से इसका निर्माण होता है। इसको 10+10 के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, 10+10 के रूप में लिखते हैं। क्यों, तो याद रखेंगे जो आपका 10 होता है, ये आपका शरीर के अंदर बीटा कैरोटीन से बनता है और शरीर के बाहर से 10 आपका अमीनो एसिड आता है, ठीक है। तो 10 अमीनो एसिड आपके शरीर के अंदर और 10 आपके बाहर के पोषक तत्वों से लिए जाते हैं। इससे 20 से मिलकर क्या बनता है, तो आपका प्रोटीन बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रोटीन का निर्माण किससे हो जाएगा आपका, आप याद रखेंगे, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा 20 अमीनो एसिड से, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। माफी चाहेंगे साथी, आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जल्दी से क्लास को देखते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किस राज्य से संबंधित हैं। क्या साथी, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, वर्तमान में क्या है, ये सभी को पता है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है। इनका जन्म होता है साथी 1951 में। कब होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1951 में इनका जन्म होता है। और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, झुंझुनू जिले से। कहाँ से, तो याद रखेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये संबंधित है। और ये किसान जाट परिवार के हैं। कौन साथी, जो एक जाट परिवार है, ये किसान के पुत्र हैं, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अभी राष्ट्रपति के जी के बारे में पूछा था कि ये किस जाति से संबंधित है या किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे, हो सकता है इनके बारे में पूछ ले, जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये किस वो से संबंधित है, क्षेत्र से पूछ ले या फिर किसी जाति से पूछ ले, तो याद रखेंगे एक जाट किसान परिवार के बेटे हैं, यानी कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको याद रखेंगे। और राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, 1951 में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जगदीप धनखड़ ने से जो थे, जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो जगदीप धनखड़ थे आपके, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, यानी कि राज्यपाल पद पर नियुक्त थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ जी कहाँ के राज्यपाल थे, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है, पहली बार जो धनखड़ जी थे, ये ओबीसी वर्ग के आने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास में, इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई भी ओबीसी का व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना है। और जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, ये पहली बार ओबीसी वर्ग से आने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि उनके बारे में पूछा था वो किस समुदाय से हैं, तो हो सकता है पूछ ले ओबीसी वर्ग का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और किसान जाट परिवार के एक पुत्र हैं, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे इन्होंने अपने विपक्षी नेता जो मार्गरेट आल्वा थी, कौन सा थी, जो आपकी मार्गरेट आल्वा थी, इनको इन्होंने हराया था। किसके लिए, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए किसको हराया था, जो यूपीए की सरकार की आपकी मार्गरेट आल्वा थी, विपक्षी थी, क्योंकि ये एनडीए की तरफ से थे। धनखड़ जी, माफी चाहेंगे, जो धनखड़ जी थे ये आपके एनडीए की तरफ से थे। और आपके जो मार्गरेट आल्वा थी, जो यूपीए की उम्मीदवार थी। इसमें जब यूपीए की सरकार हारी, तो उनमें से मार्गरेट आल्वा को हराकर जगदीप धनखड़ जी क्या बने, आपके उपराष्ट्रपति बने। इनको याद रखेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और ओबीसी वर्ग के भारत के इतिहास के पहले उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेंगे। और यदि पूछ ले व्यक्तिगत रूप से, ये 14वें नंबर के हैं साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो आपके क्रम के हिसाब से पूछ ले, तो ये 16वें नंबर के हैं। यदि पूछे व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। यदि क्रम के हिसाब से पूछ ले, तो याद रखेंगे ये 16वें नंबर के, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये याद रखेंगे। जो साथी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपके खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि इसके क्या कहते हैं, खेल का ऑस्कर कहते हैं। भारत में खेल का ऑस्कर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और याद रखेंगे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, अभी आपको बताया कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा आप याद रखेंगे भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी,
ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूछे दिया किसे गया है, क्योंकि यही पूछा गया है किसे सम्मानित किया गया है, तो स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है साथी शरत कमल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या नाम है साथी? शरत कमल नाम है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, याद रखेंगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे सर इनको दिया क्यों गया है, तो याद रखेंगे वर्ष 2022 में। कब साथी? वर्ष 2022 में आयोजित बर्मिंघम में, जो बर्मिंघम में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें शरद कमल जी के द्वारा 3 स्वर्ण, कितने साथी? तो याद रखेंगे शरद कमल जी ने 3 स्वर्ण जीते थे और 1 रजत पदक जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 3 स्वर्ण और 1 रजत के साथ कुल मिलाकर के 4 पदक जीते थे, इसलिए इनको क्या मिला है? तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अभी बताया ये आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इस वर्ष 2022 में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले इकलौते खिलाड़ी है, ये भी याद रख लेंगे। यदि पूछ ले 2022 में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसे मिला है पुरस्कार, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? आपका शरत कमल है। ठीक है, शरत कमल नाम है, इनको याद रखेंगे अच्छे से। और याद रखेंगे साथी, इससे पहले जो 2021 था, क्या साथी? जो आपका 2021 था, इसमें आपके 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। हो सकता है पूछ ले 2022 जो 2021 में कितने खिलाड़ियों को आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे 12 खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो केवल एक व्यक्ति जिनका नाम है शरत कमल अचंता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी होते हैं और ये इन्होंने कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड और 1 आपका सिल्वर जीता था, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रख लेंगे साथी, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1955 में। कब साथी? स्वतंत्र भारत में यदि पूछे प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे कब होती है? 1955 में होती है। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें इसका हेड कौन बनता है, यानी कि पूछे इसका इस आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है, तो याद रखेंगे MC सीतलवाड़। साथी श्री MC सीतलवाड़ जी को क्या बनाया जाता है? इसमें इसका आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो MC सीतलवाड़ थे, इससे पहले महान्यायवादी भी थे। क्या थे? जबकि पहले महान्यायवादी थे ये आपके MC सीतलवाड़ ही थे, और इन्हीं को आगे चल करके 1955 में क्या बना दिया जाता है? भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे भारत में पहली बार, यदि पूछे, ये तो साथी हो गया आपका स्वतंत्र भारत का, लेकिन यदि पूछे भारत में पहली बार कब हुआ इसका आयोग की स्थापना, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना होती है पहली बार 1934 में। कब साथी? जो 1933 का अधिनियम आया था, इसके तहत 1934 में लॉर्ड मैकाले के समय इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो मैकाले था इसका पहला अध्यक्ष था। यदि पूछ ले ओवरऑल पहला अध्यक्ष कौन था, तो आपका लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 19 माफी चाहेंगे, यहाँ पर 19 हो गया, 1834 होना चाहिए। कितना? आपसे माफी चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1834 में पहली बार की गई थी स्थापना। कब साथी? तो याद रखेंगे 1834 में की गई थी। इसमें पहली बार किसकी स्थापना? तो आपके प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी, और लॉर्ड मैकाले के समय होती है। ठीक है, 1833 का अधिनियम था और 1834 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन यदि साथी आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, तो याद रखेंगे वर्तमान में 2020 से लेकर के चल रहा है आपका। कब तक चलेगा? तो 2025-26 तक। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें साथी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो याद रखेंगे इसमें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। कौन साथी? जो आपके ये ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं किसी हाईकोर्ट के, तो इन्हीं को क्या बनाया गया है? आपका बनाया गया है विधि आयोग का 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ ले कौन सा अभी विधि आयोग चल रहा है, तो याद रखेंगे 22वां विधि आयोग चल रहा है, और इसके अभी में हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ऋतुराज अवस्थी जी बनाए गए हैं। इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1955 में हो जाएगी, और इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले तो श्री MC सीतलवाड़ जी इसके पहले अध्यक्ष थे। यदि पूछे ओवरऑल भारत में पहली बार कब होता है, तो 1834 में इसकी स्थापना होती है। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था। यदि पूछे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं। इनको भी याद रखेंगे अच्छे से। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है, राज्य के महाअधिवक्ता, क्या कह रहा है साथी? राज्य के महाअधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। जो आपका राज्य का महाअधिवक्ता है साथी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो याद रखेंगे इस अनुच्छेद का नाम है साथी 165। क्या नाम है? अनुच्छेद 165 है। और साथी इसमें भाग क्या है, तो सभी याद रखेंगे, इसमें भाग 6 है। क्या साथी? भाग 6 है, जिसमें स्टेट्स का वर्णन दिया गया है। और इसमें क्या है आपका अनुच्छेद 165 के तहत आप याद रखेंगे किसी राज्य के सर्वश्रेष्ठ जो आपके विधि अधिकारी होते हैं, जानकार होते हैं, विधि जानकार, उनका नाम होता है महाअधिवक्ता, और इनकी जानकारी 165 में मिलती है। आप सभी को पता होगा एक भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो अभी हाल ही में R वेंकट रमणी है। कौन है साथी? R वेंकट रमणी है। आपको पता होगा भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है एक।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्य के लिए एक सबसे बड़ा वकील होता है जिसका नाम क्या होता है, महाधिवक्ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे बैंक जो आपका महान्यायवादी होता है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो अनुच्छेद 76 में। जो आपका न्यायवादी होता है, क्या साथी, महान्यायवादी होता है, ये आपका अनुच्छेद 76 में होता है। लेकिन यदि पूछे महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में होता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 165 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और साथ ही याद रखना है इसकी नियुक्ति, क्योंकि नियुक्ति भी पूछी जाती है, तो याद रखेंगे महाधिवक्ता जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिस प्रकार वेंकट रमणी यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है साथी, भारत का प्रेसिडेंट करता है। और इसमें इसी प्रकार राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो आपका महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने देखा 165 में क्या है, आपका महाधिवक्ता है और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 76 में भारत सरकार के लिए एक सबसे बड़ा वकील होता है जिसका नाम महान्यायवादी होता है। इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, आपका 76 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो गैम्बिट नामक शब्दावली है, क्या साथी, जो आपकी गैम्बिट शब्दावली है इसका संबंध किस खेल से है। तो याद रखेंगे जो गैम्बिट शब्दावली है ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। आप इसको गूगल कर लेंगे तो आपको बता देंगे किस किस एग्जाम में आई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो आपकी गैम्बिट शब्दावली है ये आपकी शतरंज खेल से है। किससे साथी, जो आपका शतरंज खेल होता है इससे संबंधित हो जाएगी आपकी कौन सी, गैम्बिट शब्दावली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे इसका प्रयोग कहाँ पर होता है साथी, तो याद रखेंगे इस शब्द का प्रयोग शतरंज की जब शुरुआत की जाती है, जब खेल की शुरुआत की जाती है शतरंज की, तब इसका प्रयोग किया जाता है गैम्बिट का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे जो फिडे होता है, बिशप होता है और चेक होता है, ये भी शब्दावलियां किससे संबंधित हो जाएंगी, ये आपकी शतरंज खेल से संबंधित हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा सभी को पता होगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे। क्या कौन थे साथी, विश्वनाथ आनंद थे। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये शतरंज के खिलाड़ी थे, विश्वनाथ आनंद थे। और हाल ही में इनको फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है हाल ही में, तो याद रखेंगे विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिडे, बिशप, चेक और गैम्बिट ये सभी शब्दावलियों का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे शतरंज खेल से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अमीनी द्वीप, क्या कह रहा है साथी, अमीनी द्वीप किस महासागर या सागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आपके जियोग्राफी संबंध पूछ लेता है कि फलाना सा द्वीप कहाँ पर है, ये द्वीप कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपका भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रख लेंगे। किससे, तो भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये किस महासागर में, तो सभी को पता होगा। अमीनी द्वीप नहीं होगा पता तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अमीनी द्वीप आपका लक्षद्वीप समूह का एक हिस्सा है। क्या, जो आपका लक्षद्वीप समूह है इसका हिस्सा है। कौन सा द्वीप, तो याद रखेंगे अमीनी द्वीप। जिस प्रकार अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार अलग है, लघु अंडमान अलग है, इस तरह से अमीनी द्वीप और मिनिकॉय, इस तरह से ये जो द्वीप हैं ये आपके लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, आपका अमीनी द्वीप हो जाएगा। और सभी को पता है लक्षद्वीप कहाँ पर है, या तो अरब सागर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं हिंद महासागर। ठीक है, महासागर की बात करें तो हिंद महासागर, और वैसे बात करें तो अरब सागर में ये स्थित है। ठीक है, और याद रखेंगे लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो 1 लाख द्वीप इसका अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छोटे बड़े कुल मिलाकर 1 लाख द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। और नॉर्मल यदि बड़े बड़े केवल द्वीप देखे जाएं जहाँ पर लोग निवास करते हैं तो बड़े बड़े केवल 37 द्वीप हैं। कितने साथी, 37 द्वीप हैं। और इसका लक्षद्वीप जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, 1 लाख द्वीप होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे जो लक्षद्वीप है साथी इसका निर्माण हुआ है प्रवाल वृत्ति से। किससे, जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखेंगे प्रवाल के रूप में इसका निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा सभी ने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। किसके बारे में, जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, कौन सा थी, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसको आपने सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान है विश्व की। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत में प्रवाल जो आपका लक्षद्वीप है ये भी एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथी लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। यदि पूछ ले लक्षद्वीप, क्या पूछ ले साथी, आपसे लक्षद्वीप पूछ ले तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी 1 नवंबर 1956 में, जब भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, इसको याद रखेंगे। इसी के तहत 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप को यहाँ पर मथुरा नहीं होगा, मद्रास होगा। क्या साथी, तो याद रखेंगे मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इससे अलग कर करके लक्षद्वीप को एक पूर्णतः यूटी बना दिया। क्या बना दिया, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लक्षद्वीप को मद्रास प्रेसिडेंसी जो आपकी प्रेसिडेंसी थी इससे अलग करके क्या बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी पूछ ले इसका लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा, तो इससे पहले 1 नवंबर 1973 को इसको मिनिकॉय और अमीनी द्वीप और क्या लक्की द्वीप, ठीक है, लक्की द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे, ये भी याद रखेंगे। इसका नामकरण 1 नवंबर 1973 को पड़ा।
किस नाम से, तो लकी और मिनिकॉय और आपका अमीनी द्वीप नाम से इनका नाम पड़ा, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ के ये द्वीप है मिनिकॉय, अमीनी द्वीप और लक्की द्वीप, ये सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं, तो इसी के नाम पर 1973 में इनका नाम रख दिया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको मद्रास से अलग करके क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन साथी, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई? क्या पूछा है साथी, हमसे पूछा है भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो आप लोग याद रखेंगे इसकी शुरुआत प्रथम चरण की, जो साथी हरित क्रांति थी इसमें प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1966 से लेकर 68 तक। कब से कब तक, तो याद रखेंगे भारत में प्रथम चरण की शुरुआत होती है साथी 1966 से लेकर 68 तक, और इस समय कहां पर होती है, तो साथी याद रखेंगे पंजाब में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो पंजाब में क्या होती है आपकी, पंजाब में पहली बार भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, और कब होती है 1966 से लेकर 68 तक प्रथम चरण इसका शुरू होता है। इसमें क्या होता है साथी, तो याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे यहाँ पर क्या होता है, तो याद रखेंगे क्योंकि भारत में उस समय खाद्यान्न संकट था आपका, और आप याद रखेंगे यहाँ पर अमेरिका से कुछ हमने क्या मांगा था, गेहूं मांगा था, परंतु अमेरिका ने क्या किया, हमको जो अपने सुअरों को गेहूं खिलाते थे वो लोग, वो गेहूं हमारे लिए भेजा था। ठीक है, तो हमने उसके खाकर काम चलाया था। लेकिन तभी भारत के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो आपके सी सुब्रमण्यम थे, कौन सा थी, जो आपके सी सुब्रमण्यम थे, इनके सहयोग से भारत में क्या किसकी शुरुआत की, तो याद रखेंगे हरित क्रांति की शुरुआत की। किसके सहयोग से, तो सी सुब्रमण्यम के सहयोग से MS स्वामीनाथन के द्वारा क्या होता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कब हुई, पहली बार पंजाब में हुई, 1966 में हुई, इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा याद रखेंगे इसके भारत में हरित क्रांति का तभी से जनक किसे मानते हैं, तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन को मानते हैं। और यदि पूछे हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में किसको जाता है, यदि पूछे भारत में हरित क्रांति लाया कौन था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको, सी सुब्रमण्यम जी क्या लाए थे, भारत में हरित क्रांति लाए थे। कहाँ से लाए थे, तो याद रखेंगे USA से। कहाँ से साथी, USA से लाए थे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी साथी, कौन सी, 61 से लेकर के 66 तक चली थी, 61 से लेकर 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भी याद रखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, भारत में कौन सी योजना के तहत पूरे भारत में मुफ्त में खाता यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है साथी, भारत में कौन सी योजना के तहत पूरे भारत में मुफ्त में खाता या जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो उस योजना का नाम था साथी आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या नाम था, इसको याद रखेंगे अच्छे से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पूरे भारत में क्या हुआ, प्रत्येक परिवार में लगभग 2 व्यक्तियों के मुफ्त में खाते खोले गए। ठीक है, तो यह योजना शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे जो आपकी जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, ये कब शुरू होती है, तो 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू होती है। और इस योजना की जब यदि पूछ ले घोषणा कब हुई, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। क्योंकि प्रधानमंत्री नए नए बने थे, तो इन्होंने क्या किया, जो पूरा भारत था इसको डिजिटली करने का इन्होंने संकल्प लिया था। आज आप देखते होंगे कि प्रत्येक बच्चे के पास आपका गूगल पे, आपका पेटीएम, फोन पे, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो बहुत सारे लोगों का इसी योजना के तहत खाता खोला गया। अभी खोल देते हैं, और आपने देखा होगा जीरो बैलेंस हो अथवा ना हो, फोन से ही खाता खुल जाता है। तो यही वो योजना थी जिसमें क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक परिवार में 2 व्यक्ति, ये भी याद रखेंगे, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 व्यक्तियों का खाता इस योजना के तहत खोला गया है। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 व्यक्तियों के लिए इस योजना में क्या किया गया है, खाता खोला गया है। और यह योजना शुरू कब होती है, तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे, विश्व में साथी वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो विश्व में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यदि पूछे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की, क्या साथी, जो विश्व में सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, साइमन कमीशन कितने सदस्यों यानी ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है हमसे। क्या पूछा है, जो साइमन कमीशन था ये कितने सदस्यों या कितने ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रख लेंगे। यदि पूछे ब्रिटिश सांसदों, कितने ब्रिटिश सांसद थे, इसमें साथी 7 ब्रिटिश सांसद। कितने, ये आपके 7 ब्रिटिश सांसद थे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले ये बना कब था, यदि पूछे गठन कब हुआ, देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं गठन की, ना कि भारत आने की, ठीक है। तो याद रखें जब गठन होता है ये 8 नवंबर 1927 में होता है। कब होता है? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। और इसके अलावा ये संवैधानिक सुधारों के लिए आता है। किसके लिए? तो जब 1919 में एक आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसकी जांच करना था, क्योंकि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट में क्या कहा गया था कि हम आपको संविधान बनाकर देंगे, जल्दी से एक समिति आती रहेगी जो भारत में जांच करती रहेगी कि भारत का कैसा चल रहा है कानून। तो इस प्रकार से संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए आया था साइमन कमीशन। और याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों की जांच करना था, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे ये भारत कब आया साथी, यदि पूछ ले भारत कब आया तो 3 फरवरी 1928। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कई जगह यही डेट मिलती है, इसलिए 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये कब आया था? तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ये प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो याद रखेंगे मद्रास अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित होता है, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। और इसी के तहत पूरे भारत में इसका क्या हो जाता है? विरोध शुरू हो जाता है। यदि पूछे सर विरोध हो क्यों रहा था, कुल मिलाकर इसका कारण क्या था? ये तो चाहता था कि संवैधानिक सुधार हो, लेकिन फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा था? साथ ही विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी व्यक्ति इसमें भारतीय नहीं था। जो सातों के सातों थे ये सभी के सभी ब्रिटिश सांसद थे, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। लेकिन याद रखना है, इसी के तहत एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसमें लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय। कौन सा थी? इंपॉर्टेंस, शहीद लाला लाजपत राय जी को क्या होता है? पुलिस द्वारा लाठियों से मारकर घायल कर दिया जाता है और बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे, साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है पुलिस के द्वारा लाठियों से मारकर, जब वो घायल हो जाते हैं। और तभी उन्होंने कहा था कि जब जो अंग्रेजों ने हम पर लाठियां बरसाई हैं, ये अंग्रेजी शासन में एक एक कील साबित होगी उसके ताबूत की, अंग्रेजी शासन के ताबूत की एक एक कील साबित होगी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसी का बदला लेने के लिए जो आपके भगत सिंह थे, कौन सा थी? भगत सिंह थे। इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जो आपका साइमन कमीशन था, इसका गठन कब होता है? 8 नवंबर आपका 1927 को इसका गठन होता है। संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए आता है और 3 फरवरी 1928 को भारत आ जाता है। और कांग्रेस ने जो मद्रास में अधिवेशन किया था उसमें इसका बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया और पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। लाहौर में लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखेंगे पॉइंटों को। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है फील्ड हॉकी मैच कितने मिनट में आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या पूछा है साथी? एक क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे खेल से पूछ रहा है, तो इसको भी याद रख लेंगे। जो आपका फील्ड हॉकी मैच है ये कितने मिनट में आयोजित किया जाता है साथी? ये आपका किया जाता है 60 मिनट में। कितने में साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपका जो फील्ड हॉकी मैच है इसको कितने मिनट में आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे 60 मिनट में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। जो आपका फील्ड हॉकी मैच है कितने मिनट में? 7 मिनट में। इसके अलावा जो प्रत्येक क्वार्टर, यानी कि इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, ये पीने वाले क्वार्टर नहीं है, ठीक है, वरना आप नशे में हो जाओ। ये पीने वाले क्वार्टर नहीं है, ये 4 क्वार्टर का मतलब है 4 हिस्से, ठीक है। जब आपका किसी भाग का चौथा हिस्सा करते हैं उसको कहते हैं क्वार्टर। तो प्रत्येक क्वार्टर आपका 15 मिनट का होता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक ट्रिक याद रखेंगे आप, SCM। क्या याद रखेंगे? SCM। यहाँ पर मासा से संबंधित नहीं है। SCM का मतलब है आपका हॉकी, क्रिकेट और आपका क्या हो जाएगा? हॉकी, क्रिकेट और सॉरी SCF याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? SCM नहीं, HCF याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। SCF को याद रखेंगे आप अच्छे से। आप लोग SCF को याद रखेंगे। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखेंगे। और साथ ही याद रखना है हॉकी इंटरनेशनल जो महासंघ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ल्यूसाने में स्थित है। और अभी हाल ही में इसके मोहम्मद तैयब इकराम जो मकाऊ देश से संबंधित है, हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं। देखो, हॉकी महासंघ यानी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका हो जाएगा ल्यूसाने में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मकाऊ देश है साथी, इसके बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं 2022 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक क्वार्टर 15 मिनट का होता है और टोटल मैच आपका 60 मिनट का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी कुछ टेक्निकल इशू भी रहा है, यदि साथी आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आपसे निवेदन है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।